डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। खास करके बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, उस परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से बीपीएससी के द्वारा अधिक बार प्रश्न पूछा गया है। और इस टॉपिक से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो टॉपिक है इसका नाम है सेल यानी कोशिका। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कोशिका है क्या, या कोशिका का परिभाषा दे देगा, उसमें ऑप्शन पूछ देगा। तो कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। इसे फिर से एक बार ध्यान से सुन लिया जाए कि जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? कोशिका। अब क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? ऑप्शन में रहेगा ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोशिका। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका इसका सही जवाब होगा। तो इसका परिभाषा क्या हो सकता है कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो ये कोशिका कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कोशिका का खोज किसने किया। ये क्वेश्चन पता नहीं अनेक एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो कोशिका का खोज किसने किया? अब देखा जाए, ये खोज के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? तो 1665 ईस्वी में। अब ये रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। ये कौन थे? तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। कब खोज किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ठीक है ना, 1665 ईस्वी में खोज किया। अब देखिए कोशिका का खोज ये किस प्रकार करते हैं। तो इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सबसे पहले बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़े के माध्यम से इन्होंने कोशिका को देखा। उस कॉर्क में एक ऐसी संरचना दिखाई पड़ी कि वह संरचना जो है मधुमक्खी के छत्ते के आकार की थी, जिसे कोसा नाम दिया, और वही कोसा से क्या हो गया? कोशिका नाम पड़ा। तो सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा 1665 ईस्वी में। और ये कोशिका जो था, ये कोशिका जीवित नहीं बल्कि कौन सी कोशिका? ये मृत कोशिका थी। याद रखना है कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका। अगर जीवित कोशिका का प्रश्न पूछ लिया जाए तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। ये 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा। ठीक है, जीवित कोशिका को देखा। इतना ही नहीं, ये जीवित कोशिका को 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने देखा और इसका वर्णन भी किया। इसके बारे में बहुत कुछ बताया। अब यहाँ पर देखा जाए कि रॉबर्ट हुक, अगर ऐसा पूछा जाए कि कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, क्या ल्यूवेनहॉक को कहेंगे या रॉबर्ट हुक को कहेंगे? तो कोशिका विज्ञान का जो पिता कहलाएंगे वो रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं। ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगे? कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक कहलाएंगे या पिता कहलाएंगे। ठीक है ना। अब एक चीज और यहाँ पर देखना है, रॉबर्ट हुक के द्वारा जब कोशिका का खोज किया गया, इनके द्वारा जब देखा गया, तो जो तथ्य प्राप्त हुआ वो सारा तथ्य जो है एक पुस्तक में छपा। वो पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है ना। ये सारा तथ्य किस में छपा? सारा तथ्य माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में छपा, ये याद रखना है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में छपा। अब इसके बाद पूछेगा कि कोशिका का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, कोशिका का विधिवत अध्ययन किसके अंतर्गत, ठीक है ना, किसके अंतर्गत किया जाता है या क्या कहलाता है? तो कोशिका का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, कोशिका विज्ञान। इसको हम लोग साइटोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या है कि कोशिका का विधिवत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहलाता
है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब इसके बाद क्या है कि जो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है खास करके कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है। ये कोशिका 3 प्रकार के और तीनों प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटी जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका का नाम क्या है, तो ध्यान से समझना है। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम है, एक जीवाणु है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है ना। क्या नाम है, ये जीवाणु है, इसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है, सेप्टिकमा। इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आकार कितना होता है, अगर इसका आकार पूछ लिया जाए तो 0.001 mm होता है, ठीक है ना। इतना मिलीमीटर इसका आकार होता है। दूसरी बात क्या है कि ये अवायवीय है, अवायवीय, ठीक है ना। अब इसके बाद पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका जो है, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, ये सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। इसके बाद आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका यदि पूछ लिया जाए तो क्या है, शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका, ये सबसे बड़ी कोशिका। ये 3 कोशिका जो है सो हमेशा रिपीट होता रहता। ये सारा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट को याद रखना है। तो सबसे छोटी कोशिका क्या हो गया, सबसे छोटी कोशिका जो जीवाणु की कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है। इसका आकार कितना 0.001 mm होता है, यह अवायवीय होता है। दूसरी बात है कि सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके बाद आता है कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। अब इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वो कोशिका सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया ये 1838 ईस्वी से 39 ईस्वी, ठीक है ना, 1838 से 39 ईस्वी के समय इसका प्रतिपादन किया गया। और प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक का नाम था वो कौन से वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है ना। ये 2 वैज्ञानिकों ने इसका प्रतिपादन किया। ये कोशिका सिद्धांत के बारे में बता तो दिया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि कोशिका का विभाजन होता है और नई कोशिका किस प्रकार बनता है, ये नहीं बता पाया। केवल क्या है कि कोशिका सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादन कर दिया, लेकिन नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है वो कोई दूसरे वैज्ञानिक ने बताया। उनका नाम था रेडोल्फ विर्चो, ठीक है, इनका नाम क्या था, रेडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 ईस्वी में क्या बताया कि कोशिका निर्माण के बारे में बताया, ठीक है ना, कोशिका निर्माण के बारे में बताया, ये क्या बताया निर्माण के बारे में कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजित होता है और पूर्व से स्थित जो कोशिका है उसी का विभाजन होकर के नई कोशिका का निर्माण होता है। अब कोशिका सिद्धांत से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस क्रिया के द्वारा कहता है कोशिका का निर्माण होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है, ये मुख्य अभिकर्ता के रूप में जो होता है वो केंद्रक होता है, ठीक है ना, अभिकर्ता केंद्रक होता है, ये याद रखना है, ठीक है, कि कोशिका विभाजन जिस क्रिया के द्वारा होता है उसमें प्रमुख जो मुख्य कर्ता होता है, अभिकर्ता जो होता है वो कौन होता है, तो केंद्रक होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के। ये क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका।
इससे क्या है कि अंतर से संबंधित प्रश्न बना करके पूछ लिया जाता है। कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि विकसित केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब इसमें यह देखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, यूकैरियोटिक कोशिका जो है, इसमें से कौन कोशिका बड़ी होती है, कौन कोशिका छोटी होती है, कौन जटिल होता है। तो इसमें अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसका आकार क्या होता है, ये कोशिका छोटी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये बड़ी होती है और जटिल भी होती है। ठीक है, बड़ी और जटिल होती है। दूसरा बात देखा जाए, इसमें प्रोटीन है। किस प्रकार के कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि किस प्रकार की कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। जब जानेंगे तब तो हम सही उत्तर बनाएंगे। तो प्रोटीन किस प्रकार का होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें क्या लिखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, यानी होता है। अब एक चीज़ और देखा जाए, इसमें डीएनए, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, तो इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है। ठीक है ना, ये डीएनए क्या होता है, एकल सूत्र के रूप में होता है। लेकिन इसमें क्या है कि दोहरे सूत्र के रूप में। ठीक है ना, दोहरे सूत्र के रूप में या विकसित, ठीक है ना, या विकसित होता है। ये अंतर हो गया। उसके बाद आता है, क्या क्रोमैटिन का निर्माण इसमें होता है, क्या क्रोमैटिन का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका निर्माण नहीं होता। ठीक है ना, इसका निर्माण नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। इसमें क्या होगा कि इसका निर्माण होता है। किसका भाई, तो क्रोमैटिन का, इसका निर्माण होता है। अब देखा जाए, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या होगा कि क्रोमैटिन का निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्यों नहीं होता है। तो कारण क्या है कि क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन के निर्माण के लिए हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का उपस्थित होना जरूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन है और इसमें क्या है कि डीएनए जो विकसित है दोहरे सूत्र के रूप में है, तो यानी ये दोनों यहाँ पर उपस्थित है, तो क्रोमैटिन का निर्माण इसमें हो रहा है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, तो ये तो निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बनने के लिए क्या है, हिस्टोन प्रोटीन और जो है सो डीएनए की उपस्थिति बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है कि दोहरी झिल्ली। तो यूकैरियोटिक में दोहरी झिल्ली होता है। ठीक है ना, इसमें दोहरी झिल्ली होता है, लेकिन इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। अब एक चीज़ और देखा जाए, केंद्रक, क्या इसमें वास्तविक केंद्रक होता है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसमें वास्तविक केंद्रक होता है। ये हो गया। उसके बाद कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्या है कि इसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका की भित्ति किस प्रकार बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, और ये किससे बनी होती है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि लाइसोसोम, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है, तो ये लाइसोसोम इसमें नहीं होता। ठीक है ना, इसमें नहीं होता का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित। ठीक है, यहाँ पर हो गया अनुपस्थित, इसमें होता है तो क्या हो जाएगा, उपस्थित। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा अनुपस्थित। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, उपस्थित। अब इसके बाद क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, ये होता है थैलेफाइड में। ठीक है ना, अब ये जो होता है ये कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है।
ये हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो थाइलेफाइड में, और यूकैरियोटिक कोशिका में किस में होती है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब इसके बाद कोशिका विभाजन, कोशिका का जब इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब कोशिका बढ़ता है तो किस रूप में, तो ये कौन सा रूप है इसका, तो अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से इसमें कोशिका विभाजन होता है। और इसमें क्या है, इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री, ठीक है, समसूत्री, ये दोनों विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसके कोशिका का विभाजन हो सकता है। अब इसके बाद होता है लिंग प्रजनन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन होता है। ये था क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ये क्या है कि आकार अगर पूछ लिया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो इसमें कौन बड़ी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है और जटिल होती है। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि किस कोशिका का आकार जटिल होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका का होता है। दूसरी बात क्या है, देखा जाए एक प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, क्रोमैटिन हो गया, इसके बाद क्या है कोशिका भित्ति हो गया, इसके बाद क्या है कि कोशिका विभाजन और ये प्रकाश संश्लेषण। इतना जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे देख लिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, तो किस प्रकार की कोशिका में पाया जा रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में। अब यहाँ पर पूछेंगे कि एकल सूत्र के रूप में जो डीएनए पाया जाता है वो किस कोशिका में होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वह एकल सूत्र के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर ये क्रोमैटिन, अगर पूछेगा कि किस प्रकार की कोशिका में क्रोमैटिन का निर्माण नहीं होता, तो किस में नहीं होता, तो याद रखना है कि क्रोमैटिन का निर्माण किससे होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि क्रोमैटिन का निर्माण किससे होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनता है। ये किस में निर्माण हो रहा है, तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में हो रहा है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन और इसमें विकसित डीएनए पाया जा रहा है। अब इसके बाद आता है कि कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति जो होता है वो किससे बनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके बाद और क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो थाइलेफाइड में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो प्रकाशन की क्रिया होती है वो कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये था फिर कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो किसके द्वारा, तो अर्धसूत्री होता है कि समसूत्री होता है, तो इसमें क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री भी हो सकता है, समसूत्री भी हो सकता है। तो ये था कोशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। इसे एक बार फिर से दोहरा लिया जाए ताकि पूरा का पूरा कंठस्थ याद हो जाए। तो सबसे पहला क्या देखें हम लोग कि जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। कोशिका का खोज किसने किया, तो सबसे पहले क्या है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया। और ये जो तथ्य बताया कौन सी पुस्तक में छपी हुई है, तो कौन सा पुस्तक था, माइक्रोग्राफिया था। और ये क्या है कि जो इन्होंने खोज किया, जिस कोशिका को खोज किया रॉबर्ट हुक ने, वह कोशिका मृत था कि जीवित था, तो मृत कोशिका था। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था, वो 1674 ईस्वी में। इसके बाद कि कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो कोशिका विज्ञान का पिता सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता या उसके जनक कहे जाते हैं। अब इसके बाद कि कोशिका का जब विधिवत अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत, तो ये होता है साइटोलॉजी के अंतर्गत, इसको हम लोग कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। था सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या था, वो था एक जीवाणु का माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है ना। इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है, इसका आकार कितना होता है 0.001 mm होता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये अवायवीय भी होता है। दूसरी बात क्या था कि सबसे लंबी कोशिका कौन थी, तो तंत्रिकी कोशिका सबसे लंबी कोशिका थी। और सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका थी वो सबसे बड़ी कोशिका थी। अब इसके बाद कोशिका सिद्धांत से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था, 1838 से 39 ईस्वी, ठीक है। किसने किया था, तो स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। तो कोशिका के निर्माण के बारे में कौन वैज्ञानिक ने बताया, तो रेडोल्फ
विर्चो ने बताया 1855 ईस्वी में कि कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिका का निर्माण किया जाता है और जो पूर्व से स्थित कोशिका है वही कोशिका विभाजित होकर के नई कोशिका का निर्माण करता है। ये किसने बताया? रेडोल्फ विर्चो ने बताया। अब इसके बाद है कि जब कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें मुख्य अभिकर्ता के रूप में किसका योगदान होता है? तो जिस क्रिया के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है उसमें जो प्रमुख भूमिका होती है अभिकर्ता के रूप में, वो किसका होता है? तो केंद्रक का होता है। ये हो गया। इसके बाद अंतर से संबंधित जो भी प्रश्न बना उन सारे प्रश्नों को हमने देखा। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।